हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, काफ़ी अच्छे से आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। ओके, सो जैसा कि हमारा एफटीआर सीरीज ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा है, यानी कि फाइनल टेस्ट रिवीजन, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे फिजिक्स के। सो होप सो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको रेस्ट जो न्यूमेरिकल बनाने दिए हैं बाकी 15 क्वेश्चन, वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में ही बात करेंगे। सो मैंने ना अभी क्या किया, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं है, ठीक है, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे खुद के हैंड रिटन्स बनाए हुए नोट्स है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और ये उन तरीकों को फॉलो करके बनाया गया है जिन तरीके से आईआईटी और नीट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो 11-12 के समय पे जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैंने इन चीज़ों को सीखा था, तो उन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। सो कमाल की बात यह है कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 पेजेस है, और 3 पेजेस में हम 3 चैप्टर्स जो होते हैं फिजिक्स के, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने उसको हम लोग पूरा ओवरव्यू लेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स है? पहला तो बिहेवियर ऑफ गैस है, उसके बाद हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है, देन थर्मल फेनोमेना हम यहाँ पे देखेंगे। 3 चैप्टर्स हमने यहाँ पे लिए। देन कल एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे लाइट चैप्टर के बारे में एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, सो होप सो ये आपको पूरा रोड मैप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप सभी को मालूम, मेरा नाम है आमिर, और आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। ओके, चलिए ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैस हमारा क्या है, यहाँ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको याद रखना है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है हमारे गैसेस में, वो काफ़ी कम होता है। सिंपल भाषा में बताते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, तो दो लगातार मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है, वो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो गैसेस में ये सबसे कम होता है, इसी वजह कर इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें ऑलरेडी क्या बताता है भैया, कि ये चैप्टर डील करता है वॉल्यूम ऑफ गैस, हाउ वॉल्यूम बिहेव्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग वो कैसा बिहेव करता है। इससे रिलेटेड यहाँ पे लॉज दिए गए, जैसे बॉयस लॉ। बॉयस लॉ में सिंपली बताता है कि भैया जो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर से कैसा रिलेट करता है। तो हमें पता है, अगर हम टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रखें, कैपिटल एम मतलब मास है, अगर हम टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रखेंगे, देन हमारा जो वॉल्यूम है वो प्रेशर बढ़ने से घटता है। ये सिंपल है, ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ लिख रखा है जो आपको याद करना है। चार्ल्स लॉ हमारा सिंपली एक्सप्लेन करता है वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेव करता है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये हमारा सिंपल कहता है। कंडीशन ये है कि प्रेशर और मास हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ बगल में हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। देन हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ, इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स के साथ बताया है। ये बताते हैं अगर कोई गैस है जिसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मास भी कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट। ओके, हमारे पास 3 गैस है, मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ओके, तीनों का हमने टेम्परेचर सेम रखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का, और टेम्परेचर सेम है, तीनों के पास इक्वल मास है। तीनों का जब अगर इक्वल वॉल्यूम होता है, तो इस केस में इन तीनों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे एकदम इक्वल होंगे। ये हमें सिंपल भाषा में एवोगाड्रो नंबर समझा के जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद गेल-लुसाक्स लॉ ने ना यहाँ पे हमारा रिलेशन दिया था। देखो, जो हमारा गैस होता है, वो गैस भी तो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड टेम्परेचर के बीच में हमारा रिलेशन है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने घटने से जो प्रेशर हमारा गैस लगा रहा है वो बढ़ता है घटता है, वो बात है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर भी घट जाएगा, बशर्ते कि इन्होंने मास और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखा है। कांस्टेंट टर्म्स याद रखना चाहिए, याद रखना है आपको एनी हाउ लॉ के बीच में। एंड देन आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। देन यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है, एक सिंपल सा हम यहाँ पर बता देते हैं। जो भी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहाँ पे जो भी दो सिंबल्स मेन है उनका प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट बराबर आने, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले रखा है। ठीक है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस केस में हम लोग डिवाइड लेते हैं। फॉर शॉर्टकट आपको मैंने ये बता दिया। देन इसके बाद कंबाइंड फॉर्म्स की हम बात करते हैं, तो कंबाइंड फॉर्म्स हमारा काफी सिंपल है। हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जब कंबाइन करते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आइडियल गैस को जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पे 3 आदमी आते हैं, कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट हम देते हैं जिनको बोलते हैं R, तो PV इज इक्वल टू NRT आता है। और यहाँ पे R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट्स मैंने आगे लिखा है आपके लिए, जो कि आपका होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये ऐसा लो, एकदम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मतलब इससे नीचे हम लोग जा ही नहीं सकते हैं फिलहाल, जहाँ तक अभी स्टडी हमारी हुई है साइंस में। और ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर गैस ऐसा टेंड करता है कि भैया उसका वॉल्यूम जीरो हो चुका है। वैल्यू आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू याद रखना, मोलिकुलर वेट जो है वेपर डेंसिटी का डबल होता है, याद रखना है आपको। आर का वैल्यू आपको याद रखना है। विथ राइज ऑफ टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ गैस राइजेस, जब अगर टेम्परेचर हम जैसे बढ़ाएंगे तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स, उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी बढ़ता है। इस वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स और तेज रफ्तार में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास डिफ्यूजन के बारे में सिंपल भाषा में लिखा है। डिफ्यूजन एक नेचुरल फेनोमेना आपका, इसमें क्या होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, बस। आर का डायमेंशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपको याद रख लेना है। अरे एक सिंपल सा रिलेशन यहाँ पर है जो पिछले
न्यूमेरिकल में 2 बार यूज हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स में इंक्लूड किया है। तो ये रिलेशन आप याद रखोगे, ये हमारा प्रेशर जो हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, उनको ही यहाँ पर रिप्लेस करके हमारा पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम है, जहाँ पर रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी हमारा क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नहीं, इसके बाद ग्राफ्स हमारे पास कुछ है, तो सिंपल यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। ठीक है, तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा ग्राफ का जो नेचर होता है वो होता है हाइपरबोला। आप लिख लीजिए, अगर दो वेरिएबल के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका जो ग्राफ का नेचर आएगा हाइपरबोला आएगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। देन पीवी वर्सेस पी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि पीवी हमारा जो है ना, पीवी इज इक्वल टू के है, तो पी और वी को आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट ही आता है, तो आप प्रेशर जितना भी बढ़ा लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही मामला पीवी वर्सेस वी में होता है, वॉल्यूम जितना बढ़ा लो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीवी जो है वो के ही बराबर है, तो पीवी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आने, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा सेम नंबर ही आएगा। देन हमारे पास यहाँ पर v डायरेक्ट v हमारा ऐसा है ना इक्वेशन, तो हमने 1/p को 1 मान लिया है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/p के, इसलिए जब भी डायरेक्टली रिलेशन होता है तो हमारा एक ग्राफ बनता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रखा है, उसका उल्टा किया p 1/v, वही सेम आएगा। देन हमारा यहाँ पर आता है v वर्सेस t, यानी कि ये हमारा चार्ज लॉ का ग्राफ है, तो यहाँ भी डायरेक्टली रिलेशन है, तो v और t के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ डॉटेड इसलिए दिया जाता है लास्ट एंड में, क्योंकि लास्ट में आते आते यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है गैस का वो 0 के करीब पहुंचने लगता है। ठीक है, ओके। देन दूसरा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केटीजी शॉर्ट में उसको बोलते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, जैसे गैस पार्टिकल्स जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं। दूसरा, गैस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता रखा है कि टेम्परेचर इज लिंक टू देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, वही हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास चैप्टर आता है थर्मल फेनोमेना, बिहेवियर गैस हमारा खत्म हो गया सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में। थर्मल फेनोमेना क्या बोलता है, चैप्टर टेल अस दैट हाउ सॉलिड लिक्विड गैस आर रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेम्परेचर, यानी कि देखो यहाँ पे एक्सपेंशन के बारे में बात होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो सॉलिड लिक्विड है गैस है, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से में किस तरीके से बिहेव करता है। तो खास तौर से हमारा यहाँ पे डीलिंग है सॉलिड में, तो सॉलिड में 3 प्रकार का एक्सपेंशन देखा गया, एक लेंथ लीनियर एक्सपेंशन, एक सरफेशियल और एक वॉल्यूमेट्रिक। ओके, तो लीनियर एक्सपेंशन हमें ये बताता है कि भैया लेंथ में किस हिसाब से वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भैया हमने अगर इस तरीके एक रॉड ले रखा है, अगर हम इसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इनिशियल ये लेंथ था, यहाँ से बढ़ के मान लो ये हो गया। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा हम कलर ही चेंज कर देते हैं यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो यहाँ से हमने ये हमारा लेंथ इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर जो पहला वाला जो लेंथ था इसको हमने बोला L2, बाद में हो गया L2, पहला L1 बाद में L2, तो इंक्रीज एक्चुअल में कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको हमने बोल दिया L2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हमने बोल दिया L1। तो कितना इंक्रीज हुआ कैसे पता कर सकते हैं हम, आराम से फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे पता चल जाएगा, इसलिए L2 माइनस L1 है। अब ये कितना होता है वो हम देखते हैं, तो चेंज इन लेंथ जो हमारा हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी हमने कितना टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया। अगर मान लो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री था और हमने उसको बढ़ा के 28 डिग्री कर दिया, तो 28 माइनस 25 यानी कि 3 डिग्री हमने बढ़ा रखा है। इसलिए यहाँ बोले जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा लेंथ में, और जितना लंबा पहले से वो होगा, इनिशियल लेंथ L1 जितना ज्यादा होगा उतना ही इंक्रीज देखने को मिलेगा लेंथ में। ये सिंपल है। दोनों को हम यहाँ पे जॉइंट वेरिएशन करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा का ये एक्सप्रेशन है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा हमारे पास सिंपली है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अब ये सिंपली हमें ये बताता है, कोएफिशिएंट अल्फा में ये बताता है कि भैया हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए मेरी बातों को, ये एक में डिटेल समझा रहा हूँ, बाकी सब आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा सरफेशियल और क्यूबिकल में। तो लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट हो या सरफेशियल का हो या फिर क्यूब का हो, अगर ये चूंकि लीनियर का अल्फा है तो हर 1 डिग्री बढ़ने पर इसका लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा ये बताया जा रहा है। आगे देखेंगे सुपरफिशियल में कांस्टेंट आएगा बीटा, तो ये बताएगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर पे सरफेस कितना बढ़ेगा। और उसके बाद हमारे पास आएगा गामा, तो गामा हमें सिंपली ये बता रहा होगा कि भैया हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कितना इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो सरफेस में हमारा वही यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सेम वही मेथड फॉलो किया हुआ है, और वॉल्यूम में हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, सेम वही मेथड फॉलो। ओके, 1 मिनट, ये बेचारा नाराज हो जाता है बीच में, पता नहीं क्यों। आगे चलते, यहाँ पे रिलेशनशिप आता है कि दोनों रिलेशन क्या है, तो अल्फा बीटा गामा यानी कि लीनियर एक्सपेंशन सुपरफिशियल वॉल्यूमेट्रिक, तो 1:2:3 रिलेशन, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम में। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब देखो आपने चार्ल्स लॉ पढ़ रखा है ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, तो चार्ल्स लॉ ने बताया था कि भैया हम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो वॉल्यूम जो होता है V0 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होगा, तो हमने मान रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ है 1/2
273 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो यही हमारा बेसिकली एक्सपेंशन इन गैस होता है। इसलिए हमने यहाँ आपको लिख के दे दिया गामा पी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, वो होता है 1/273 डिग्री पर सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत इजी था। इसका थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअल में एबिलिटी होता है एक मटेरियल का कि वो किस तरीके से हीट ट्रांसफर कर पाता है। जैसे बुक में आपको एक ये मिल रहा होगा, इस तरीके का क्यूब बना है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक सरफेस है जिसमें हमने टेम्परेचर मान रखा है θ1, इधर का सरफेस θ2। ये टेम्परेचर में ज्यादा, ये हमारा कम है, तो हीट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। यानी इस केस में क्या होगा, θ1 से θ2 की तरफ हमारा वो हीट जा रहा होगा। तो ये हमने बनाया रखा है यहाँ पर। टाइम भी हमने मेंशन कर रखा है, कुछ टाइम होगा। देन एरिया ऑफ, ये एरिया कितना है, कितना एरिया से पार हो रहा है, उसी को यहाँ पर हमने ए से दिखाया है। ठीक है, अब बाकी जो एक्स का बात हो रहा है, ये लेंथ हमारा एक्स है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना हीट वहां पे फ्लो कर रहा है। तो वो हीट का एक्चुअल में ये हमारा आता है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है, डेरिवेशन देखना है, तो मैंने ऑलरेडी थर्मल फिनोमेना वीडियो बना रखा है, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट में आपको जो चौथा नंबर वीडियो मिलेगा वो इस पे ऊपर है, स्पेसिफिकली इसका डेरिवेशन के ऊपर, वो आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज इतना आप समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है कि हमारा जो हीट है, क्यू हमारा हीट को एक्सप्लेन करे। ठीक है, क्यू हीट का सिंबल है, तो हीट इज इक्वल टू आएगा के ए, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर ए फॉर एरिया, θ2 फाइनल टेम्परेचर, ये हमारा इनिशियल, θ2 ग्रेटर देन और θ2 छोटा वाला, और टी हमारा टाइम है, एक्स हमारा वो डिस्टेंस है एक साइड से दूसरे साइड का। ओके, तीसरा चैप्टर खत्म करते हैं, फिर लेक्चर खत्म होता है। तीसरा चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो एटॉमिक न्यूक्लियस हमारा सिंपली होता है कि रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिविटी जो एक तरह का प्रोसेस है, नेचुरल फेनोमेना। इसमें क्या होता है, इमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन होता है फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। हमारे नेचर में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जो अनस्टेबल है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होने की वजह कर क्या होता है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ रेज ऑफ पार्टिकल्स रिलीज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। अभी हमें 3 तरीके के आदमी हमें देखने को मिलते हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तीनों के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जान लेना जरूरी है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अल्फा रे हमारा हीलियम न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, बीटा रे इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, और इसके पास कोई ये प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमारा गामा है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा रे के इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा रे के पास मास है अपना इतना, और बीटा रे के पास भी मास, जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही मास इसका आता है, और जितना मास यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस का होता है उतना ही मास अल्फा का आता है, क्योंकि जैसा हीलियम न्यूक्लियस है सेम वैसा ही अल्फा हमारा बिहेव करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी चीज को, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मैंने, अगर बॉक्स है यहाँ पर, तो इस बॉक्स को पार कर जाना, छेद कर जाना, वो हमारा चीज होता है। जैसे हमने यहाँ से एक रे भेजा, अगर वो इसको पूरे तरीके से छेद करके आर पार हो जाता तो वो कहलाता है पेनिट्रेटिंग पावर। तो अल्फा क्या है ना, चूंकि भारी है, देखो सबसे ज्यादा भारी अल्फा ही है, तो भारी होने की वजह अगर उसका स्पीड कम होता है, इस वजह से उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम है। और गामा क्या है, बहुत हल्का, उसका कुछ मास है ही नहीं, तो वो लाइट के स्पीड से भागता है, उसका स्पीड लाइट के जैसा है, इसलिए उसमें पेनिट्रेटिंग पावर काफी ज्यादा होता है। और बीटा का क्या मामला है, इसका चूंकि सबसे ज्यादा है, तो बीटा का गामा से कम होता है, बट अल्फा से ज्यादा होता है, ये बीच में लाई करेगा हमेशा। दूसरा हो गया मोस्ट आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग मतलब चार्ज कौन दे सकता है, कौन ज्यादा चार्जेबल है, यहाँ पर टूट कौन सकता है आयंस में अपने, तो अल्फा तो इजीली टूट जाएगा, इसके पास चार्ज भी है, बट गामा के पास तो है नहीं, तो गामा एकदम लोअर आयोनाइजिंग एनर्जी होता है इसके पास सबसे ज्यादा होता है। एंड देन बीटा वही दोनों के बीच में है, बीटा के पास क्या होगा, गामा से ज्यादा होगा बट अल्फा से कम होगा। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें यह देखना होता है कि अगर एक बीटा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से निकल गया तो क्या होगा। तो देखो बीटा पार्टिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, इसलिए मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ए हमने लिया है, ए कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर एम है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, यही आपको याद रखना है। दूसरा, हम यहाँ बात करेंगे बीटा अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पर उसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल यहाँ निकलता है तो हमारा दो मास नंबर घट जाता है, सॉरी 2 एटॉमिक नंबर घट जाता है और मास नंबर 4 घट जाता है, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल भी रहता है ऊपर। ओके, होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देन यहाँ पर हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी विच होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। ओके, ऐसा एनर्जी देखो हमारे पास ये आइटम है, आइटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 आदमी, एक प्रोटॉन है दूसरा न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को आपस में जो बांधे रखता है एक जगह पर न्यूक्लियस के अंदर, उसी एनर्जी को सिंपली कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन। फिजन का प्रोसेस होता है टूटने का। ऐसा प्रोसेस, मान लो बड़ा न्यूक्लियस हमारा पास, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस है,
अब ये काफी हैवी है, तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियस में हमारे पास स्प्लिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एक बार हम करेंगे इसका उल्टा काम कर लो भाई, जो टूट गया, कुछ ऐसा होता है जो अनस्टेबल टूट गया, ये लोग कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ज्वाइंट हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो जहाँ पे कंबाइन होता है वो फ्यूजन होता है, तो टूटने वाला हमारा फ्यूजन हो गया, जुड़ने वाला हमारा फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी हो जाता है खत्म। होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हमारा फाइनल टच रिवीजन था इन 3 चैप्टर्स का फिजिक्स का, जिसमें मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो एट द एंड, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है फिजिक्स में, ओके, देन उस केस में अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ ले तो जितना मैंने यहाँ आपको दे रखा है, तो इससे भी आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा और आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम कर सकते हो। अब किसी का सिर्फ ये होता है कि भाई मुझे सिर्फ पास करना है या 40 नंबर 50 नंबर लाना है, तो ये जो मैं सीरीज अभी लेकर के चल रहा हूँ FTR सीरीज, इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए हर एक चीज को, एंड देन प्लस जो हमारे सजेशन है उसको आप फॉलो कीजिए। आप इजिली अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो। बाकी स्कोर में आप कितना ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी खुद की मेहनत कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब से यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।